इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 2 के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे ईजिली मिल जाएगी, आपको बस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे वहीं पर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि यूनिट कौन सी है, यूनिट 2 है, 1 है, तो इसमें चैप्टर कौन सा है। वैसे मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हुआ चलता हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने यूनिट 1 पूरी खत्म कर दी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, हमारी यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 में भी हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। ठीक है, यानी कि पीछे के 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट है, यूनिट 2 हमने अभी तक जितनी भी करी है उसमें हमारे 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं यूनिट 1 और 2 के मिला के। ठीक है, तो ये हमारा अभी चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जो कि अगेन यूनिट 2 के ही अंदर आता है। राइट, तो चैप्टर नंबर 6 है, यूनिट 2 हमारी ये चल रही है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जो भी सॉल्यूशन आपका वो मैं दे दूंगा। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग। ठीक है, बिजनेस की कुछ फॉर्म्स हमने जानी थी, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। अब हम हर एक फॉर्म को थोड़ा डीप में समझते हुए चल रहे हैं, पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहली फॉर्म हमने शुरू कर दी थी सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम जानने वाले हैं उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आप कुछ भी कह सकते हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कितने मार्क्स में किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म है हमारी, उसके क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला जो मेरिट है, सबसे पहला जो एडवांटेज है या फिर कह सकते हैं फायदा है, वो है इजी एंड सिंपल फॉर्मेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला है, इस पूरे बिजनेस को चलाने वाला है, तो वो बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, बस एक जो नॉर्मल इंसान है जो कोई बिजनेस को सेटअप करने का सोच रहा है, बस एक आइडिया उसके पास होना चाहिए। राइट, उसको उसके पास कुछ कैपिटल होना चाहिए, कुछ रिसोर्सेज वो इंतजाम कर ले और वो अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकता है। ठीक है, तो उसमें किसी भी तरह की आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं आती, किसी भी तरह का कोई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं होता। बस इंसान अगर चाह रहा है, उसके पास एक आइडिया है, तो उस बिजनेस को वो शुरू कर सकता है। राइट, सो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं और समझते हुए चलते हैं। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट कैन बी वेरी इजीली एस्टैब्लिश। तो इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि इसको बहुत इजीली इस्टेब्लिश किया जा सकता है। देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना कोई हमें फॉर्मेलिटीज करनी है, ना इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें कोई फॉर्मेलिटीज करनी है, ना ही इसको बंद करने के लिए हमें कोई फॉर्मेलिटीज करनी है। मैं जब चाहूँ अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकता हूँ जिसको मैं अकेले चलाऊंगा, जब चाहूँगा उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, जब चाहूँगा उसको बंद कर सकता हूँ। मुझे किसी से कोई राय मशवरा नहीं करना, मुझे कोई इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी कि मैं इधर उधर के चक्कर लगा रहा हूँ कि भाई मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है या फिर मुझे एक्सपेंड करना है या फिर मुझे बंद करना है। मुझे कहीं किसी के पास नहीं जाना, किसी की राय नहीं लेनी, किसी का ओपिनियन नहीं जानना। सब कुछ मेरा अपना कंट्रोल रहेगा उस बिजनेस पर। ये सब चीज़ हमने पहले भी जान ली थी। ठीक है, कि एक्चुअल में होता क्या है। तो इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देख लो, वरना आपको यही लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगी जब आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा सोल प्रॉपरशिप होती क्या है, तो उसके फ़ायदे नुकसान को आप नहीं समझ पाओगे और उसको समझने का फ़ायदा भी नहीं है ना। तो पहले आप मीनिंग जान लो, जो कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना था, मीनिंग और फीचर्स। ठीक है, तो दस इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप है बिजनेस एंटरप्राइज का। राइट, नंबर 1 एडवांटेज हमारा हो गया इजी एंड सिंपल फॉर्मेशन। नंबर 2 एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वह स्मूथ मैनेजमेंट। अब क्योंकि जब उस व्यक्ति को किसी से कोई राय मशवरा नहीं करनी, किसी के ओपिनियन उसको नहीं जानने, जो उसका आइडिया है उसके पास, उसको जो भी उसने प्लानिंग करी है, जब उसको सब चीज़ें करनी ही है तो वो बहुत स्मूथली कर सकता है। ठीक है, दिक्कत हमें तब आती है जब हमें किसी से पूछना हो कि भाई मैं इस काम को कर दूं या फिर नहीं कर दूं, है ना। सबके साथ में बैठा हुआ हूँ कि भाई क्या चीज़ सही रहेगी, अब किसी और के कुछ और ओपिनियन होंगे, कुछ दूसरे इंसान के कुछ और ओपिनियन होंगे, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। राइट, लेकिन जब व्यक्ति ही अकेला है तो उसको किसी से कुछ नहीं पूछना, जो उसके आइडियाज़ है, जो उसकी प्लानिंग है, डिसीजन है, वो उसको आगे करते हुआ चलता रहेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। Another merit of this form of organization is that the management of the concern can be carried on smoothly
ठीक है, बहुत स्मूथली चल सकता है। देयर इज नो वन टू अपोज एंड हेंस देयर इज नो रूम फॉर एनी फ्रिक्शन। तो यहाँ पर कोई इंसान ही नहीं है जो उसको रोक सके, जो उससे कह सके कि भाई तू गलत कर रहा है, फिर ऐसा मत कर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा, तू गलत कर रहा है ना। तो वो सब चीज़ें होंगी नहीं, वो अकेला व्यक्ति है, जो उसको करना है वो करेगा। अब चाहे उसको फायदा हो या नुकसान हो, फायदा होगा तो भी वो अकेले उसको बियर करेगा, नुकसान होगा तो भी वो अकेले उसको बियर करेगा। ठीक है, उसी को वो चीज़ झेलनी है, तो वो स्मूथली आगे चलता रहेगा। सेकंड हमारा ये एडवांटेज हो गया, स्मूथ मैनेजमेंट। नंबर थर्ड एडवांटेज है प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में प्रॉम्प्टनेस आती है। प्रॉम्प्टनेस का मतलब है क्विकली वो इस काम को कर सकता है, बहुत तेजी से इस काम को कर सकता है। डिसीजन मेकिंग में कोई भी डिसीजन उसको बनाना है तो वो इजीली कर सकता है, बहुत क्विकली कर सकता है, क्योंकि उसको किसी से पूछना नहीं है पड़ता है। द सोल प्रोपराइटर इज फ्री टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ दिस बिजनेस एंड ही हैज टू कंसल्ट नो वन फॉर इट। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो सोल प्रोपराइटर है वो बिल्कुल फ्री है, जो भी उसको बिजनेस अफेयर्स संभालने, जो भी उसको चीज़ें करनी है, जो भी फंक्शन, जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, वो किसी से उसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर दिस रीजन ही इज एबल टू मेक क्विक डिसीजन विदाउट एनी डिले एंड हेजिटेशन। तो वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है बिना किसी डिले के और बिना किसी हेजिटेशन के। डिले कैसे हो सकता है? मान लो जब कई सारे पार्टनर्स होंगे, अब उसने एक मीटिंग रखी है कई सारे लोगों के साथ, तो मान लो कोई एक या दो व्यक्ति नहीं आ पाए, ठीक है, उनको देर हो गई, कहीं वो फंस गए कहीं पे, है ना, तो वो नहीं आ पाए तो डिले हो गया, है ना। किसी ने कुछ बहाना बना दिया कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तो वो मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई। तो इस तरीके का कुछ डिले नहीं होगा, हेजिटेशन नहीं होगी किसी के सामने बात रखने में, क्योंकि किसी के सामने उसको बात रखनी नहीं है, वो अकेला व्यक्ति है ना। सच प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग इज एसेंशियल इज जनरल फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग जो प्रॉम्प्टनेस हो रही है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के अंदर, राइट। तो इसी तरीके से वो आगे उस बिजनेस को लेता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा थर्ड एक मेरिट या फिर एडवांटेज हम कह सकते हैं, प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग। नंबर फोर्थ एडवांटेज है डायरेक्ट मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू वर्क। डायरेक्ट मोटिवेशन उसको मिलेगा जब भी वो डिसीजन जो भी ले रहा है, जो भी प्लानिंग कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज, जो भी फंक्शंस वो बिजनेस के अंदर कर रहा है, जब उसको उन सब चीज़ों से फायदा होगा तो एक डायरेक्ट मोटिवेशन उसको मिल जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर कुछ चीज़ उससे खराब हो जाती है तो फिर वो एक डीमोटिवेशन की तरह भी काम करेगा। लेकिन जब हम इसके फायदे पढ़ रहे हैं तो हम मोटिवेशन को आगे रखेंगे, ठीक है, डीमोटिवेशन वर्ड हम लाएंगे ही नहीं, राइट। तो डायरेक्ट मोटिवेशन और इंसेंटिव उसको मिल जाएंगे काम करने के लिए। द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज टू एज्यूम ऑल द रिस्क एंड इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स, देयरफॉर ही टेक्स पेन्स टू वर्क हार्ड एज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड्स। हमने पिछले पार्ट में भी एक फीचर इसका पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उसके एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स के बीच में। जितने ज़्यादा उसके एफर्ट्स होंगे अपने काम के तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, उतने ही ज़्यादा उसको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, उतने अच्छे से उसको रिवॉर्ड वो मिल पाएंगे। ठीक है, अगर वो एफर्ट्स नहीं डालेगा तो उसको फिर ऑब्वियसली बात है उसको लॉसेस भी हो सकते हैं, है ना। और दोनों चीज़ों को ही बियर करनी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। प्रॉफिट होगा तब भी वो अकेला व्यक्ति ही बियर करेगा, लॉस होगा तब भी वो अकेला व्यक्ति ही उसको झेलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ एडवांटेज हो गया, डायरेक्ट मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू वर्क। एक लास्ट हमारा एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो है पर्सनल टच विद कस्टमर्स। अब उस पर्सन का जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में जो भी वो चीज़ बना रहा है, ठीक है, उसके कस्टमर्स भी होंगे जो उसकी उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे होंगे, वो सर्विस जो भी दे रहा है वो उनको खरीद रहे होंगे। तो जब ये अकेला व्यक्ति है जो सोल प्रोप्राइटर है, ये पर्सनली कस्टमर से जाकर बात कर सकता है ना। इसको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी, कोई भी इसको किसी से कुछ पूछना नहीं है कि भाई मैं जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। वो जाएगा कस्टमर से बात करेगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ठीक है, इसमें क्या आपका फीडबैक है, आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हो, क्या पॉजिटिव चेंज हम इसमें और कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्सनल टच भी यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल हो जाता है, राइट। अ सोल ट्रेडर इज ऑलवेज एबल टू मेंटेन क्लोज एंड पर्सनल टच विद हिज कस्टमर्स। ठीक है, तो वो हमेशा चाहेगा और उसको ये करना भी चाहिए कि एक मेंटेन करके चले वो एक क्लोज और पर्सनल टच अपने कस्टमर्स के साथ। विद दिस he is able to know the taste and need of the customer. Such personal touch adds to the success of the business. तो उस व्यक्ति को पता चलेगा कि एक्चुअल में जो उसके कस्टमर्स उनकी क्या नीड्स हैं, ठीक है, उनका टेस्ट कैसा है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या वो चेंजेस चाहते हैं उस प्रोडक्ट में, है ना। तो और ये पर्सनल टच जो है वो बिजनेस की सक्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हो गए हमारे कुछ मेरिट्स या फिर कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे बढ़ते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं। अब जिस चीज़ के फायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी होंगे, है ना। तो मेरिट्स हमने जान लिया, अब जानते हैं क्या क्या डीमेरिट्स होता है। तो डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशन, यानी कि नुकसान, है ना, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो और किसी भी तरीके से आपसे पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा लिमिटेशन है या फिर डीमेरिट है वो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, भाई अकेला व्यक्ति अगर गया है कोई बिजनेस शुरू करने तो उसके पास कितनी कैपिटल होगी, है ना। उसके पास एक लिमिटेड कैपिटल होगी, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। एक इंसान करोड़पति तो नहीं हो सकता ना कि वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और वो पहले से ही करोड़पति, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत रेयर केस में ऐसी कोई चीज़ निकल सकती है।
आप अगर खुद से एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो कि आपके पास करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए हैं, नहीं होंगे, है ना। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। वहीं अगर पार्टनरशिप, हम उस फॉर्म की बात कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है जिसमें कई सारे लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो अलग अलग लोग अपनी अपनी कैपिटल लाते हैं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास सही होते हैं, है ना। सही क्वांटिटी होती है, सही उनके पास मात्रा होती है उन रुपए की, उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। लेकिन जब अकेला व्यक्ति जा रहा है उस बिजनेस को शुरू करने, तो उसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे वो थोड़े लिमिटेड अमाउंट में होंगे। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन इन दिस केस इज दैट द कैपिटल अवेलेबल फॉर द बिजनेस रिमेन्स वेरी लिमिटेड। ठीक है, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि जो उसके पास कैपिटल होगी व्यक्ति के पास, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगी। और अगर वो किसी से मांगना भी चाहे तो कितने मांग लेगा। ठीक है, कुछ हज़ार रुपए दे देंगे लोग, कुछ लाख रुपए दे देंगे, लेकिन क्या बहुत सारे रुपए दे सकता है? क्या जितनी उसकी नीड है एक बिजनेस को शुरू करने की जितनी नीड है, क्या उतने मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है। एन इंडिविजुअल कैन नॉट possess enormous savings and he can borrow only limited funds from his friends and relatives। तो अगर वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास भी जाता है तो उसको कुछ लिमिटेड फंड्स ही मिल पाएंगे। दिस लिमिट द साइज एज वेल एज फाइनेंशियल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो इससे क्या होगा, जो बिजनेस का साइज है वो भी कहीं ना कहीं एक लिमिट तक ही सीमित रह जाएगा, और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स है वो भी अफेक्ट कर जाएंगे उस बिजनेस के। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर वो रुपए बोरो कर ले तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी उसको एक लिमिट तक ही अमाउंट मिल पाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा लोन भी वो अगर वो लेता है तो फिर वो उसी के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि नया नया बिजनेस है, वो शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, उसको नहीं पता प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, तो एक रिस्क रहेगा उस मनी को बोरो करने में भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज रहेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक पर्सन के पास रहते हैं, सोल ट्रेडर के पास रहते हैं। बैकग्राउंड में किसी भी तरह की कोई नॉइस आए, कुछ शोर आए, तो यार प्लीज़ माइंड मत करना, बस ध्यान रखो, मेरी बातों पर आप ध्यान दो, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, जो सामने आपकी स्क्रीन पर है उस पर ध्यान दो। मोहल्ले के बच्चे हैं, वो चिल्लाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो मैं बार बार वीडियो को नहीं रोकूंगा जिससे कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो और वीडियो लंबी हो जाए बेकार में। ठीक है, तो आप बस इग्नोर करते हुए आगे पढ़ते और समझते हुए चलो। सेकंड हमारा डीमेरिट है, या फिर कह सकते हैं लिमिटेशन है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब यह जो मैनेजरियल एबिलिटी रहती है वो थोड़ी लिमिटेड रहती है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति किस किस फील्ड की नॉलेज रख सकता है। एक बिजनेस के अंदर कई सारी एक्टिविटीज होती है, कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस एक पर्सन को हर एक फील्ड की नॉलेज हो, है ना। तो जब उसको हर एक फील्ड की पूरी पूरी नॉलेज नहीं होगी, डीपली उसको नॉलेज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड रह जाएगी, है ना। एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू possess on knowledge of every branch of management। Now when the management is highly specialized and business is becoming more and more complex, nobody can claim to be an expert on all the सब्जेक्ट्स। अब क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी रहेगा, क्योंकि जब तक आप स्पेशलाइजेशन अपने बिजनेस में नहीं लाओगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बिजनेस डे बाय डे इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो रहे हैं, इतना कॉम्पिटिशन है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि एक अकेला व्यक्ति सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकता है, सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसको हर एक ब्रांच की, हर एक एक्टिविटी की, हर एक फंक्शन की नॉलेज हो उस बिजनेस के अंदर। हो भी सकता है कि नॉलेज हो, लेकिन उस लेवल की नहीं होगी जितनी वहाँ पर चाहिए। ठीक है, जितनी डीप नॉलेज होनी चाहिए उतनी कहीं ना कहीं वो मिस हो जाती है वहाँ पर अकेले व्यक्ति के साथ। लेकिन जब कई सारे लोग होते हैं, जब वो साथ मिलकर काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में उनकी नॉलेज होती है, तब वो काम ज़्यादा अच्छे से हो पाता है ना। फिर अगला हमारा एक और डीमेरिट है इसका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये हमने फीचर्स में भी जाना था, हमने इससे पहले वाले पार्ट में फीचर्स डिस्कस किए थे। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर उस बिजनेस में किसी भी तरह का उसको लॉस होता है, तो वो लॉस उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके चुकाना पड़ेगा। ठीक है, जो उसने कैपिटल लगाई थी वो तो गई, वो तो लॉस हो गया, वो तो सब डूब गई। उसके बाद भी अगर वो बिजनेस लॉस में है तो उस पर्सन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके वो लॉस चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक डिमेरिट हमारा हो जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, वही सब चीजें लिखी है। अनदर ग्रेट लिमिटेशन इज दैट द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। इट इंप्लाइज दैट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट ही मे लॉस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज वेल एज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। तो रिस्क यही रहता है कि जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी अपने बिजनेस में वो तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, साथ में उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी रिस्क पर रहती है। तो ये एक और सोल प्रोप्राइटरशिप का हमारा डिमेरिट हो गया। नंबर 4th डिमेरिट है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर सोल ट्रेडर को, जो कि एक अकेला व्यक्ति इस बिजनेस को संभालने वाला है, अगर उसकी कुछ भी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस बिजनेस की जो कॉन्टिन्यूटी है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, है ना। देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी इन सच बिजनेस। द मोर्टेलिटी रेट ऑफ सच बिजनेस हैज ऑल्सो बीन हाई। इफ द ओनर फॉल्स इल और ही इज अवे द बिजनेस स्टॉप्स। ठीक है, अगर उसको बहुत ज़्यादा कुछ मिस हैपनिंग उसके साथ हो जाती है, कुछ बहुत ज़्यादा वो बीमार है, बहुत लंबी छुट्टियों पे अगर वो कहीं चला गया, तो उसका बिजनेस कहीं ना कहीं स्टॉप हो सकता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट वो कर सकता है। इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग द बिजनेस में
डिसअपियर कंप्लीटली और मे हैव टू बी रिबिल्ड। तो अगर कोई और ज़्यादा बड़ी मिसहैपनिंग हो गई तो वो बिजनेस पूरी तरीके से डिसअपियर भी हो सकता है और उसको दोबारा से शुरू करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट डिमेरिट की तरफ, जो कि है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट डिमेरिट है ये ऊपर वाले सारे पॉइंट से ही कनेक्टेड है, सारे पॉइंट से ही रिलेटेड है। क्यों? अब लिमिटेड एरिया का मतलब ये हो गया कि जो भी ऑपरेशंस एक बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, जितनी भी फंक्शंस एक बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, वो बहुत ही लिमिटेड एरिया तक ही सीमित हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, क्योंकि उस सोल ट्रेडर के पास जो मैनेजरियल एबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड है, क्योंकि उस सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी वहाँ पे बिजनेस में आ जाती है कभी कभी, है ना। तो इन्हीं सब वजह से उस बिजनेस के अंदर जो ऑपरेशंस का एरिया रहता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, वही सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं। अ सोल ट्रेड बिजनेस है जनरली अ लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस, द रीजन बीइंग द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैनेजरियल एबिलिटीज ऑफ द सोल ट्रेडर। सबसे पहले वाले इन्होंने पॉइंट दे दिए, एक तो उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, ऊपर से उसके पास जो मैनेजरियल एबिलिटीज है वो भी लिमिटेड है। ही कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स ओनली एंड विल बी एबल टू सुपरवाइज अ स्मॉल बिजनेस। तो जब वो लिमिटेड फंड्स को कह सकते हैं अरेंज करेगा, तब एक वो छोटा बिजनेस जो है सुपरवाइज कर सकता है। सिंस ऑल डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द प्रोप्राइटर्स, सो द एरिया ऑफ बिजनेस विल बी लिमिटेड विद दिस मैनेजमेंट एबिलिटीज। तो जब सारे डिसीजंस वो प्रोप्राइटर ही ले रहा है, वो एक अकेला व्यक्ति ही ले रहा है, ठीक है, तो जो भी बिजनेस है वो उसका एरिया कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि सारे जितने भी फंक्शंस है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जो भी ऑपरेशंस एक बिजनेस के अंदर होते हैं, उन सबकी डिटेल्ड नॉलेज उसको नहीं होगी, उन सबकी एक्सपर्टीज उसको नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो भी मैनेजमेंट एबिलिटीज उसके पास है, लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटीज़ हैं, उसी पर वो पूरा बिजनेस अपना चलाएगा। तो अल्टीमेटली जो एरिया ऑफ ऑपरेशन रहते हैं इस बिजनेस में वो एक लिमिट तक ही सीमित रह जाते हैं, राइट। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स या फिर कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने यहाँ पर फायदे और कह सकते हैं मेरिट्स भी जान ली, राइट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने मीनिंग और फीचर जाना था, वो वीडियो नहीं देखी आपने तो आप उसको जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो एरिया ऑफ ऑपरेशन रहते हैं बिजनेस में वो एक लिमिट तक ही सीमित रह जाते हैं, राइट। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के। हमने यहाँ पर फायदे भी इसके जान लिए क्या क्या होते हैं, और इससे पहले वाले पार्ट में हमने मीनिंग और फीचर जाना था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चैप्टर नंबर 6 हमारा ही चल रहा है, यूनिट 2 हमारी चल रही है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होगा वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले तो मीनिंग बताओ कि क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, साथ में उसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ, ठीक है। एक पूरा 5 to 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन बन सकता है कि जिसमें आप मीनिंग भी बताओगे, एक दो फीचर्स बताओगे, एक दो मेरिट्स, एक दो डीमेरिट्स, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करोगे, राइट। सेपरेट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका मीनिंग, साथ में उसके फायदे नुकसान बताओ, है ना। किसी भी तरह से मतलब घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि सोल ट्रेडर से आप क्या समझते हो, सोल ट्रेडर कौन है ना, और जिस बिजनेस को वो चलाता है उस बिजनेस को क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं, या फिर सिर्फ आपसे पूछ ले कि उसके नुकसान क्या होते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो मेरिट्स पूछ ले, डीमेरिट्स पूछ ले, फीचर्स या फिर मीनिंग, लेकिन 5 to 7 मार्क्स में फुल फ्लेज क्वेश्चन ये बन सकता है, उसके फायदे नुकसान मीनिंग फीचर सब चीज़ें, है ना। और कुछ कम पूछ ले कि मीनिंग के साथ सिर्फ आपसे सिर्फ मेरिट्स पूछ ले, तो 3 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, आपने टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए, अगर आपको सब चीज़ें पता है कि एक्चुअल में होता क्या है ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इजीली वहाँ पर आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और जो भी आपका डाउट हो वो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं वो पूरा आपका सॉल्व करूँगा क्वेश्चन जो भी होगा, है ना। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी आपके बीकॉम वाले फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके बीबीए वाले फ्रेंड्स हैं, राइट। तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।